नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 एचटेट की। आपको पता है एचटेट का पेपर जुलाई में है, तो हम लेके आए हैं आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों से प्रश्न बनाए हुए हैं, जिस तरह से एचटेट में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन यह जो वीडियो है सिर्फ एचटेट के लिए ही नहीं, बल्कि केवीएस, एनवीएस, DSSB, CET सभी के लिए जो है हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो पहली प्रश्न देखिए, पांडुलिपि शब्द का अर्थ क्या है? एक लिपि का नाम है। 2 पांडवों द्वारा रचित एक ग्रंथ। 3 हाथ से लिखी हुई पुस्तक, या फिर 4 सभ्य समाज की भाषा। तो पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। तो विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? और विकल्प है हमारे 1 अमर, 2 अन्वेषण, 3 अमरूद, 4 अनुसार। तो इसमें जो है विकल्प 3 अमरूद उपसर्ग रहित है, क्योंकि यह एक मूल शब्द है। आगे है प्रश्न संख्या 3, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 1 रेडियो, 2 चिकित्सा, 3 पड़ोसन, 4 भुजंगिनी। तो शुद्ध वर्तनी में जो है भुजंगिनी चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, अशुद्ध विपरीतार्थी युग्म छाटिए। और विकल्प है हमारे 1 समास व्यास, 2 अथ इति, 3 शिख नख, 4 रित ऋजु। तो जो रित और ऋजु है यह अशुद्ध विपरीतार्थी युग्म है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिए, यावित जीवन किस समास का उदाहरण है? 1 अव्ययीभाव, 2 तत्पुरुष, 3 बहुव्रीहि, 4 कर्मधारय। तो यावज जीवन जो है अव्ययी समास का उदाहरण है। जैसा कि आपको पता है, भर, आ, प्रति, या, ठीक है, इस तरह से जिसमें पहले अव्यय आ जाता है वो कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, राइवल लेडीज कृति के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे 1 T.S. एलियट, 2 आर्नोल्ड, 3 सार्च और 4 ड्राइडन। तो राइवल लेडीज जो है ड्राइडन ने लिखी है, तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा छंद दोहा छंद के ठीक विपरीत होता है? और विकल्प हैं 1 सौरठा, 2 कुंडलियाँ, 3 चौपाई, 4 बरवे। तो जो सौरठा छंद होता है वह सही ठीक दोहा छंद के विपरीत होता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, जुगुप्सा स्थायी भाव के उद्दीपक होने से किस रस की निष्पत्ति होती है? 1 अद्भुत, 2 वात्सल्य, 3 रौद्र, 4 विभत्स। तो जो जुगुप्सा स्थायी भाव है वो किसका है? विभत्स रस का है, तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 9, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? और विकल्प हैं 1 भामह, 2 कुंतक, 3 वामन, 4 क्षेमेंद्र। तो वक्रोक्ति सिद्धांत जो है कुंतक ने दिया है, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 10, काव्यस्य आत्मा ध्वन्य, यह किस विद्वान का कथन है? 1 अभिनवगुप्त, 2 आनंदवर्धन, 3 भामह, 4 वामन। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि जो है आनंदवर्धन के कथन है, दूसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के सबसे अंत में आएगा? 1 ज्ञान, 2 ग्वाला, 3 क्षमा, 4 कंचन। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में जो है ज्ञान शब्द आएगा, तो विकल्प पहला ही जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, किस अपभ्रंश से मगही बोली का विकास हुआ है? और विकल्प हैं 1 शौरसैनी, 2 पैशाची, 3 मागधी, 4 ब्रांचड़। तो देखिए मागधी जो अपभ्रंश है उसी से मगही बोली का विकास हुआ है, विकल्प 3 हमारा सही हो जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किन दो पदों के बीच अन्वृत्ति नहीं होती है? 1 कर्ता और क्रिया, 2 कर्म और क्रिया, 3 विशेषण और विशेष्य, 4 विशेषण और क्रिया। तो देखिए अन्वृत्ति मतलब संबंध,
तो किस में नहीं होता है? तो विशेषण और क्रिया में जो है कोई अन्विति नहीं होती है। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हिंदी स्वरों को संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 स्वरों की संख्या 11 है। 2 सभी स्वर अघोष ध्वनियाँ हैं। 3 सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं और 4 स्वर के बाद आने वाले स्वर को मूल रूप में ही लिखा जाता है। तो जो सत्य नहीं है वो है सभी स्वर अघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अणुएशन की संधि क्या होगी? और विकल्प है हमारा 1 अन्वीषण, 2 अन्वेषण, 3 अन्विषण, 4 अनुएशन। तो अनु धन एशन की संधि अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? विकल्प 2 अन्वेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए वाक्यांश का उपयुक्त बताएं। 1 मर्मज्ञ, 2 मुमुक्षु, 3 मुमुक्षा और 4 मीनाक्ष। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए अगर हम एक शब्द का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे? मुमुक्षु कहेंगे। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोआ का पर्यायवाची नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 वायत, 2 काग, 3 पिशुन और 4 गंडक। तो जैसा कि आपको पता है गंडक का अर्थ होता है कुत्ता, तो यही जो है कोआ का पर्यायवाची नहीं होता। विकल्प 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, सरसिरुह, इंदिवर, ये दोनों शब्द किसके पर्यायवाची हैं? 1 कमल, 2 कामदेव, 3 समुद्र और 4 वज्र। तो सरसिरुह और इंदिवर कमल के पर्यायवाची हैं, तो पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थकनक शब्द से संबंधित नहीं है? धतूरा, सोना, पलाश या फिर कपूर। तो देखिए जो कपूर शब्द है वो कनक का पर्यायवाची या फिर संबंधित नहीं होता है, तो चौथा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। 1 अभी तुम्हें बहुत सी बातें सिखाना है। 2 सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। 3 विद्यार्थियों का लक्ष्य विद्या प्राप्ति है। 4 यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो देखिए सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं, दूसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, अभिषेक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा। 1 अभिधन शेक, 2 अभिधन सेक, 3 अधन अभिषेक, 4 अधन मिशेक। तो देखिए अभिषेक्त का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? अभिधन शेक, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, चुपड़ी और दो दो लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? और विकल्प है हमारे 1 अच्छी चीज का अधिक मात्रा में मिल जाना, 2 अत्यधिक कंजूसी करना, 3 गरीबी स्थायी नहीं रहती और 4 अधिक परिश्रम और कम लाभ। तो चुपड़ी और दो दो जो है अत्यधिक कंजूसी करना इसका अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 23, अत्यधिक क्रोध करना, इसके लिए एक मुहावरा कौन सा लगेगा इसके लिए वो हमें बताना है। इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित करना किस मुहावरे का अर्थ है? और विकल्प है हमारे 1 आंखों में खून उतरना, 2 आंखों का कांटा लगना, 3 आंखों में चर्बी छा जाना या फिर 4 आंखें चुराना। तो अत्यधिक क्रोध करना, आंखों में खून उतरना, इसी का सही अर्थ होता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम क्या कहते हैं किसी के लिए कि उसकी आंखों में तो खून उतर आया है। ठीक है, तो इसलिए पहला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, जामाता तत्सम शब्द से कौन सा तत्व बन जाएगा? 1 यमराज, 2 जामुन, 3 जमाई और 4 सौतेली माँ। तो जामाता जो है जमाई के लिए बोला जाता है, और अगर आपने जो है पौराणिक सीरियल देखे होंगे तो उसमें जामाता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है? 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 आचार्य नंदुलारे वाजपेयी या फिर 4 डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
कहा है। आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विद्वान ने जो है काल विभाजन में दोहरे नामकरण का प्रयोग किया है, तो कौन है वो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक काल को 2 नाम दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अज्ञे के संपादकत्व में कुल कितने तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है? और विकल्प है हमारे 1, 2, 2, 4, 3, 3 या फिर 4, 5। तो आपको पता है कि अज्ञे जी जो है वह तार सप्तक के जो हैं संपादक रहे हैं, और उनके संपादकत्व में जो है 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया गया है। ठीक है, इसमें जो मतलब क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन में भी करा चुकी हूँ, लेकिन अभी जो है रिवीजन है, तो आपको आपकी स्टडी में जो है कितने आप नंबर लेते हैं, इससे जो है एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूँ, आंसर्स को, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 27, इनमें से अलंकार संप्रदाय का कौन सा आचार्य है? 1 भामहा, 2 मम्मट, 3 आनंदवर्धन, 4 क्षेमेंद्र। तो अलंकार संप्रदाय का आचार्य कौन है? भामहा जो है अलंकार संप्रदाय से संबंधित हैं, तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, इनमें से अष्टछाप का कौन सा कवि नहीं है? और विकल्प है हमारे 1 रहीम, 2 नंददास, 3 सूरदास, 4 कुंभनदास। तो देखिए अष्टछाप में जो है रहीम सम्मिलित नहीं होते हैं, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 29, उपन्यास मिलजुल मन के रचनाकार कौन है? 1 कृष्णा सोबती, 2 मनु भंडारी, 3 मृदुला गर्ग या फिर 4 अलका सारावगी। तो देखिए मिलजुल मन के जो रचनाकार है वो कौन है? मृदुला गर्ग हैं, तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 30, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? 1 अज्ञे, 2 नागार्जुन, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो अभी न होगा मेरा अंत, यह पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तीसरा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, नया ज्ञानोदय मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? और विकल्प है हमारे 1 रविंद्र कालिया, 2 प्रभाकर क्षत्रिय, 3 सुधीश पचौरी या फिर 4 अखिलेश। तो नया ज्ञानोदय जो मासिक पत्रिका है उसका संपादक तो कौन करते हैं? रविंद्र कालिया करते हैं, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 32, हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो कौन है वो? 1 गारसदा तासी, 2 ग्रियर्सन, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 धीरेन्द्र वर्मा। तो साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन को माना जाता है, तो दूसरा विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, रास पंचाध्याय के रचनाकार कौन है? विकल्प है हमारे 1 नंददास, 2 केशवदास, 3 अग्रदास, 4 नाभादास। तो रास पंचाध्याय नंददास की रचना है, तो विकल्प पहला ही हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त कवि है? 1 केशवदास, 2 रसनिधि, 3 मतीराम, 4 घनानंद। तो रीति मुक्त कवि घनानंद है, चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देखिए, आयुक्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन है? और विकल्प है हमारे 1 बालकृष्ण भट्ट, 2 बालमुकुंद गुप्त, 3 राधाचरण गोस्वामी या फिर प्रेमधन। तो देखिए आयु की अगर हम बात करें तो आयु की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट जो है वरिष्ठ सदस्य हो जाते हैं, तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, नीला परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ये किसकी पंक्तियां हैं? और विकल्प है हमारे 1 महादेवी वर्मा, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 3 सुमित्रा नंदन पंत, 4 जयशंकर प्रसाद। तो नीला परिधान बीच सुकुमारी पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं, चौथा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 37, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी,
3 प्रेमचंद, 4 उपेंद्रनाथ अश्क। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। प्रकाशन वर्ष इसका 1915 है। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है कहानी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, कृष्णा सोबती कृत हम हशमत रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? ये विद्या नहीं होगा, ये होगा विधा। ठीक है। किस विधा के अंतर्गत आती है हम हशमत? और हमारे ऑप्शन है, विकल्प हैं 1 कहानी, 2 उपन्यास, 3 संस्मरण या फिर 4 नाटक। तो देखिए हम हशमत जो है एक संस्मरण है, तो विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रण माही सूरो। यह पंक्ति किसकी है? जायसी की, 2 सूरदास की, 3 भूषण की या फिर 4 मीराबाई की। तो देखिए तन की आस कबहू नहीं कीनी, यह मीराबाई ने कहा है, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, पैरों में पंख बांधकर, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, के रचनाकार कौन है? 1 रामवृक्ष वैनीपुरी, 2 हरिशंकर परसाई, 3 नागार्जुन, 4 राहुल साकृत्यायन। तो पैरों में पंख बांधकर जो है रामवृक्ष बैनीपुरी जी की रचना है। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, कवि सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या था? तो सुमित्रा और विकल्प है हमारे गुरु सेवक, 2 मनोहर लाल, 3 गोसाई दत्त, 4 मोहन लाल। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो है उनका मूल नाम गोसाई दत्त था। ठीक है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। वो रचना सुमित्रानंदन पंत के रूप में करते थे, लेकिन उनका मूल नाम जो है गोसाई दत्त था। प्रश्न संख्या 42, प्रसिद्ध कहानी दाजू के रचनाकार कौन है? विकल्प है हमारे 1 शेखर जोशी, 2 विष्णु प्रभाकर, 3 नागार्जुन, 4 हरिशंकर परसाई। तो जो हमारी रचना है दाजू, उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? शेखर जोशी हैं। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? विकल्प है हमारे 1 माधुरी, 2 मर्यादा, 3 हंस, 4 सरस्वती। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रेमचंद जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन नहीं किया है, तो चौथा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44, मोर पखामती राम किरीट में कंठ बनी वन माला सुहाई, मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी में छवि छाई। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? और विकल्प है 1 चौपाई, 2 कवित्त, 3 उलाला, 4 सवैया। तो यह सवैया छंद में लिखी गई पंक्तियां हैं। चौथा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 45, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और विकल्प है हमारे 1 अनुप्रास, 2 मानवीकरण, 3 रूपक और 4 अतिशयोक्ति। तो मैं स्नेह सुरा का पान किए फिरता हूँ रूपक अलंकार में लिखी हुई पंक्तियां हैं। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति कौन सी है? विकल्प है हमारे 1 उर्वशी, 2 झरना, 3 कामायनी, 4 करुणालय। तो देखिए जो झरना है वो जयशंकर प्रसाद जी की पहली छायावादी काव्य कृति है, और झरना से ही जो है छायावाद युग का जो है प्रारंभ भी माना जाता है। ठीक। और अगर मैं इसके रचना काल की बात करूँ तो 1918 जो है इसका रचना काल है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47, सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है, कि सारी की ही सारी नारी है कि नारी ही की सारी है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 1 श्रृंगार रस, 2 करुण रस, 3 शांत रस या फिर 4 अद्भुत रस। तो देखिए जो ऊपर पंक्तियां हैं, सारी मध्य नारी है, नारी मध्य सारी है, अद्भुत रस का उदाहरण है। तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 48, स्तंभ, स्वेद, रोमांच आदि की गणना किस में होती है? और विकल्प है हमारे 1 स्थायी भाव, 2 विभाव, 3 अनुभाव, 4 संचारी भाव। तो स्तंभ, स्वेद, रोमांच जो है अनुभाव में आते हैं। आपको पता है अनुभावों की संख्या कितनी है? 34 है। और स्थायी भाव कितने होते हैं? तो स्थायी भाव 4 होते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं। स्थायी भाव 4 नहीं 8 होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? 1 डॉक्टर रामविलास शर्मा, 2 डॉक्टर नामवर सिंह, 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 4 जदयू। तो कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के रचनाकार डॉक्टर नामवर सिंह है, तो विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 50 देखिए। अनुपम मिश्र द्वारा रचित तालाब बांधता गरम स्वभाव किस विधा की रचना है? और विकल्प है हमारे 1 यात्रा वृत्तांत, 2 रिपोर्टाज, 3 फीचर, 4 रेखा चित्र। तो जो रचना है तालाब बांधता धर्म स्वभाव, यह एक फीचर विधा में लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 51 देखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के रचनाकार कौन है? 1 विद्यानिवास मिश्र, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 भगवती शरण उपाध्याय और 4 हरिशंकर परसाई। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह निबंध विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। और राम की शक्ति पूजा, ठीक है, राम की शक्ति पूजा जो कविता है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है निराला जी ने, ठीक है, वो लिखी है निराला जी ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे व्यंग रचना के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे 1 हरिशंकर परसाई, 2 शरद जोशी, 3 बालकृष्ण भट्ट, 4 अमृत राय। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे जो हैं शरद जोशी जी की रचना है, ठीक है। और जामुन का पेड़ किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है, जो कि 9 to 12 तक के सिलेबस में लगा हुआ भी है। प्रश्न संख्या 53 देखिए। प्रसिद्ध कविता रामदास के रचनाकार कौन है? विकल्प 1 राम नागार्जुन, 2 दुष्यंत कुमार, 3 रघुवीर राय, 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो रामदास रचना कविता है वो किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 54 देखिए। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युगम है? बालक सोहन, नगर दिल्ली, भवन ताजमहल और पुलिस भीड़। तो देखिए अगर हम जातिवाचक की बात करें तो पुलिस और भीड़ जो है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का युगम है, तो चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सी नाम धातु है? 1 ललचाना, 2 पिलाना, 3 पढ़ना, 4 दबवाना। तो नाम धातु हमें बताना है कौन सी नाम धातु है क्रिया, तो इसमें जो है ललचाना नाम धातु है, ठीक है। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 55 देखिए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? 1 इरावती, 2 मंगलसूत्र, 3 कंकाल, 4 महाकाल। तो देखिए जो कंकाल है वो जयशंकर प्रसाद जी का अधूरी रचना थी, और जो मंगलसूत्र है वो प्रेमचंद जी की अधूरी रचना है, ठीक है, अधूरा उपन्यास है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और विकल्प हैं 1 कामयानी, 2 साकेत, 3 लोकायत्न, 4 प्रिय प्रवास। तो देखिए जो प्रिय प्रवास है यह है पहला महाकाव्य माना जाता है हिंदी का खड़ी बोली में, ठीक है, प्रिय प्रवास। चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखिए। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? और विकल्प है हमारे 1 नगेंद्र, 2 नंदुलारे वाजपेयी, 3 रामविलास शर्मा और 4 रामचंद्र शुक्ल। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंदुलारे वाजपेयी जी ने किया था। विकल्प 2 जो है बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 59 देखिए। दूसरा तार सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? और विकल्प है हमारे 1 1943, 2 1959, 3 1951 और 4 1969। तो जो दूसरा तार सप्तक था वो 1951 में प्रकाशित हुआ था। पहला तार सप्तक 1943 में हुआ था, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 और आज का अंतिम प्रश्न। हिंदी मूल रूप से हिंदी भाषा में रचित प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो मूल रूप से जो हिंदी भाषा में ही रचा गया है रिपोर्टाज उसको हमें बताना है। विकल्प है हमारे तूफानों के बीच, युद्ध यात्रा,
प्लाट का मोर्चा और लक्ष्मीपुरा। तो देखिए रिपोर्टाज में जो लक्ष्मीपुरा है वह पहला ऐसा रिपोर्टाज है जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया है मूल रूप से। तो ये था आज का वीडियो, प्रश्न सेट, प्रैक्टिस सेट हिंदी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव है, किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस चैनल पर सुबह हिंदी साहित्य और शाम को हिंदी व्याकरण की क्लासेस कराई जाती हैं।